कभी कभी ज़िंदगी को समझने के लिए लोगों से नहीं खुद से मिलना पड़ता है। सुबह का ये सुकून जैसे सब कुछ कह रहा हो, रुक जा ज़रा, ज़िंदगी भाग तो नहीं रही। कुछ सफ़र लोगों के साथ होते हैं और कुछ सफ़र अपने दिल के। मध्य प्रदेश के दिल में बसा एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों से नहीं कहानियों से बना है। ओरछा फोर्ट, जहां हर दीवार ने एक सम्राट का गुरूर देखा और हर झरोखा एक प्रेम कहानी का सुनहरा पल। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक जीता जागता इतिहास है। स्वागत है आप लोगों का ओरछा में। मेरा नाम संजय यादव है। मध्य प्रदेश टूरिज्म में हम एक गाइड के रूप में काम करते हैं। ये जगह जहाँ की आप लोग सैर करने के लिए आए हैं, इस जगह का नाम ओरछा है। ओरछा का मतलब होता है हिडन, एक छुपी हुई जगह है। इसे बसाया था 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। तो ओरछा की जो हिस्ट्री है वो 500 साल पुरानी है। 500 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। जितनी ये मानव निर्मित चीज़ों को आप देख रहे हैं, महलों का होना, मंदिरों का होना, नहीं था ये घना जंगल, यहाँ बहती हुई एक बेतवा रिवर। ये जंगल फेमस था टाइगर्स को लेके बहुत ज़्यादा। उनका शिकार करने के लिए आए थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। राजा जब यहाँ शिकार करने के लिए आए तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। उन्होंने डिसाइड किया इस जगह को अपनी सेकंड कैपिटल में कन्वर्ट करने का। अब चूँकि राजा यहाँ शिकार करने के लिए आए थे तो अपने साथ हंटिंग डॉग लेकर के आए थे। डॉग की जानकारी में होता था शिकार कहाँ पर छुपा है। तो राजा के मुख से सबसे पहले जो शब्द निकले वो डॉग को बोलने वाले थे, उड़छा उड़छा, इसलिए नाम हुआ ओरछा। 2 पार्ट में नज़र आता है एक नदी के द्वारा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न पार्ट में उनका फोर्ट बांधा गया था एंड वेस्टर्न पार्ट में टेम्पल एंड टाउन बनाया गया था। यहाँ ओरछा का ये मुख्य भाग है। यहाँ पर 3 महल बनाए गए, राजा महल, जहांगीर महल और शीश महल। तो राजा महल सबसे पहला महल है जो सबसे पहले हम देखेंगे। इस महल में जाने से पहले मैं बता दूँ कि उस दौर में जो महलों का निर्माण हो रहा था उसमें लगभग आर्किटेक्चर को सेम रख रहे थे। राजा महल के बनने में इसके 3 भाग महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। फर्स्ट भाग को दीवाने आम, सेकंड भाग को दीवाने खास और थर्ड पार्ट को जनाना पार्ट। तो दीवाने आम तो ये आम पब्लिक के लिए था और पब्लिक अलाउ नहीं थी राजा महल के अंदर जाने के लिए। तो ये था पब्लिक मीटिंग हॉल, उसको बोलते हैं जनता दरबार। आज भले ओरछा एक छोटा सा टाउन जरूर है, लेकिन उस ज़माने में घनी आबादी का शहर था। यहाँ पर ढेर सारी समस्याएं लोगों की होती थी जो यहाँ पर आके राजा को सुनते थे। हम चलेंगे राजा महल के अंदर। तो यहाँ पे ये राजधानी वगैरह भी थी क्या जी? ओरछा कैपिटल थी ना उसकी। अच्छा, बुंदेलखंड की कैपिटल। ये जो रियासत थी ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। हाँ। आज चंबल और नर्मदा नदी का जो इलाका आप देख रहे हैं, पहले ये बुंदेलखंड स्टेट का इलाका था। हाँ। उस समय के अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली ये बुंदेला राजा रहे हैं, जिनके द्वारा बनाए गए नायाब महल एक निशानी के तौर पर खड़े हैं। हिस्ट्री कहती है कि ओरछा सेकंड कैपिटल थी और थर्ड कैपिटल थी टीकमगढ़, यहाँ से 100 किलोमीटर अंदर। हाँ। तो यहाँ से राजा फिर मूव कर गए टीकमगढ़। यहाँ जो बड़े राजाओं का नाम आता है, एक से बढ़ के एक राजा हमारे बुंदेलखंड में हुए हैं। इसमें सबसे जो बड़े राजा थे राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल जिन्होंने कभी बाजीराव पेशवा को बुलाया था अपनी हेल्प के लिए और मस्तानी को दिया था। शायद आपकी जानकारी में है, एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो एक रियल मूवी थी। इसमें बुंदेला मराठाओं के संबंधों का जिक्र किया गया सर। हम राजा के महल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। ये ओरछा का सबसे प्राचीन महल होगा जिसमें हम प्रवेश करें। ये अपनी 500 साल पुरानी पेंटिंग को लेकर बहुत फेमस है। 500 साल पुरानी पेंटिंग जी। उस टाइम पर कलर वगैरह तो कुछ ज़्यादा होते, वेजिटेबल कलर, उसको हम बोलते हैं वनस्पति रंग। ये हम इसके मुख्य द्वार से यहाँ से फिर भी पश्चिमी दरवाजा है उस जमाने का। ये सागवान की लकड़ी से बना हुआ है पूरा। जैसे आप महल के अंदर प्रवेश करते हैं, इसके राइट लेफ्ट से रास्ते मिलते हैं अंदर जाने के लिए। बीच में दीवार आ जाती है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। ये मर्दाना पाठ हुआ करता था। यहाँ पर राजाओं के खास दरबार लगते थे सर, उसको दीवाने खास बोलते हैं। हाँ। नीचे जो बड़ा सा बेसमेंट आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए था उस ज़माने में। ये था रंगमंच, यहाँ पर डांसर्स डांस करती थी, बट रानियाँ डायरेक्ट यहाँ नहीं आ पाती थी। पीछे वो झरोके आप देख पा रहे हैं, वो हर महल में एक सेम ऐसा आर्किटेक्चर होता था जैसे झरोके वगैरह रहते हैं। बिल्कुल सर, वो ओनली रानियों के लिए रहते थे, बिकॉज दे कैन सी आउटसाइड एवरीथिंग एंड नोबडी कैन सी देम।
पूरे महल में 120 कमरे बनाए गए। एक इसका जो लेडीज़ कोर्टयार्ड है उसमें केवल 7 कमरे ऐसे थे जो उनके लिए बेडरूम का काम कर रहे थे, क्योंकि राजा की 6 रानियाँ थीं। वो आप जानते हैं कि राजा उस ज़माने में एक से अधिक रानियों को रखते थे। हाँ। बिकॉज के हर एक रानी किसी न किसी राजा की बेटी होती थी। तो एक से अधिक जगह पर संबंध कितने अच्छे बने रहेंगे, तो संबंधों को प्रगाढ़ता देने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता था। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि राजा की जो पहली पत्नी होती थी महारानी बनती थी, उनकी जो अन्य पत्नियाँ होती थी उनको हम रानियाँ बोलते थे। तो ओरछा की महारानी राम भगवान की बड़ी भक्त थी सब, और राजा श्री कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। तो आप जानते हैं कि राम भगवान और कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो आपको उनके बेडरूम में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की 500 साल पुरानी पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये इनका डाइनिंग एरिया था, ये वाला। इसको हम बारादरी भी बोलते हैं। बारादरी महल का वह पार्ट होता है जहाँ राजा अपने परिवारजन के साथ बैठ करके बातचीत करना या खाना पीना खाना वो होता रहता था। इस पेंटिंग को पूरे 500 साल हो चुके हैं, और इन सभी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ था, और प्राकृतिक रंग उस ज़माने में फूल पत्तियों से प्राप्त होते थे। और ये पेंटिंग कारपेट की तरह है, और कारपेट की तरह क्यों है, क्योंकि ऐसा ही सेम कारपेट राजा महाराजा इस फ्लोर पर बिछाते थे। तो आप अपने मन के अंदर एक इमेज ये बना सकते हैं कि उस ज़माने में ये हॉल कितना सुंदर होता होगा। नीचे भी कारपेट, ऊपर भी कारपेट। एक मिरर इमेज आती थी, यहाँ मजबूत छल्ले जो लगे हुए हैं इनसे भारी पर्दे लगाए जाते थे। ये पूरा हॉल कवर होता था, और इस टैंक में ठंडा पानी भरते थे। पानी भरते थे, इसके ऊपर सुगंधित फूल होते थे, और फिर इसकी सीलिंग पे आपको 2 लोहे के छल्ले देखने को मिल रहे हैं, जिनके सहारे से बड़ा सा वो पंखा लगाते थे। वो दोनों तरफ में दासियाँ खड़े होकर के उस फैन को खींच के चलाती थी, ताकि इसके अंदर बैठे उनके शाही परिवार को ठंडी और सुगंधित हवा मिल सके। क्योंकि ये राजा महल है, इसलिए यहाँ पर हर व्यवस्था को रखा गया था। अब बीच वाले कमरे में राजा सोते थे, 3 कमरे राइट हैंड पे हैं, 3 के लेफ्ट हैंड में, वो उनके रानियों के लिए थे। हम सबसे पहले आपको महारानी के बेडरूम में ले जाएंगे, जहाँ पर सबसे बड़ी कहानी बताएंगे राम राजा सरकार के मंदिर को लेकर के। इससे आपको जानकारी में आएगा कि ओरछा प्रसिद्ध इन महलों के लिए नहीं है, ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ है राम राजा सरकार के मंदिर का होना। फिर मैं आपको राजा के बेडरूम में ले जा करके 500 साल पुरानी पेंटिंग विष्णु भगवान के 10 अवतारों के सचित्र वर्णन है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट फोटोग्राफी का है, जहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये हम रनिवास में आ चुके हैं। यहाँ रानियाँ रहती थी राजाओं के साथ में। इसके ऊपर रानियों के टहलने की जगह होती थी। ये तो आपकी जानकारी में, उस ज़माने की जो रानियाँ होती थी उनको यहीं पे जगह दी जाती थी टहलने के लिए। ये सेकंड आर्किटेक्चर यहाँ बनाए गए थे उनके रानियों के मनोरंजन करने के लिए। हम सबसे पहले महारानी के बेडरूम में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे पुराने सीरियल्स में देखा है, वो खुले में बैठे रहते हैं जी, और कुछ ना कुछ काम यहाँ चल रहा है। बिल्कुल। सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सेंचुरी में हुआ था, और राइट हैंड में राम जी का मंदिर है। इन दोनों मंदिरों की कहानी एक है। ये कहानी थोड़ी बड़ी है। मैंने बताया था कि महारानी भगवान राम को मानती थी, राजा कृष्ण भगवान को मानते थे। एक दिन की बात, महाराजा और महारानी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे तीर्थ यात्रा को लेकर के। महाराजा अपनी महारानी से बोले कि मेरा तीर्थ यात्रा जाने को मन कर रहा है, क्यों ना हम मथुरा वृंदावन चलें और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आएँ। इतना सुनते ही महारानी बोली, क्यों ना हम अयोध्या चलें और भगवान श्री राम के दर्शन करके आएँ। इतना सुनने के बाद महाराजा अपनी महारानी से नाराज़ हो गए, और बहुत नाराज़ होकर के बोले कि आपने मेरी बात को काटा कैसे है। हम तो आपको मथुरा वृंदावन जाने के लिए कह रहे थे, और आप हमें अयोध्या जाने के लिए कैसे कह सकते हैं। महारानी बोली, नहीं राजन, आप अन्यथा ना लें, हमने आपकी बात को नहीं काटा, अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट किया था, और मेरे किसी शब्द से यदि आप नाराज़ हैं तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी, हमें आप क्षमा करना है। राजा बोले, क्षमा योग्य नहीं है, आपने मेरी बात को ही काटा है, और क्या तुम भगवान श्री राम की इतनी बड़ी भक्त हो, क्या तुम राम जी को अयोध्या से कुछ ला सकती हो। इतना सुनते ही महारानी के मुँह से निकल गया हाँ। अभी हाँ कैसे निकला, महारानी को कुछ पता नहीं। तो ये हाँ सुनने के बाद राजा का गुस्सा साथ में आसमान पर कि जवाब पे जवाब चले आ रहे हैं, और राजाओं को जवाब सुनने की आदत नहीं थी। ये बहुत नाराज़ होकर के बोले, अब आप अयोध्या जाएँ, अकेली जाएँ, खाली हाथ मत आना, खाली हाथ आने पर आपको महल के दरवाजे बंद मिलेंगे। महारानी अयोध्या जाती हैं। सरयू नदी का नाम शायद आपने सुना है। सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 माह तक बहुत बड़ी तपस्या भगवान श्री राम के लिए महारानी करती हैं, फिर भी भगवान श्री राम का दर्शन नहीं हो सके। खाली हाथ में मूर्छा आके करेंगे क्या, ये मन में विचार आया, तो उन्होंने सुसाइड करने का प्लान किया उसी सरयू नदी में। तो देखने वाले लोग बताते हैं कि महारानी जब जम कर जाती हैं तो भगवान श्री राम बाल रूप में उनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं, उनको नदी से बाहर ले आते हैं।
अपनी गोदी में राम जी को बैठा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली प्रभु हम आपको लेने के लिए यहाँ पर आए थे, भगवान अंतर्यामी थे, सब जानते थे। कहा ठीक है हम आपके साथ में आपकी ओरछा जरूर चलेंगे, लेकिन 3 वचन होंगे, इन वचनों को आप याद रखना। पहला वचन कि मुझे आप अपने साथ जहाँ पर ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे, यहाँ पर बोलते हैं राम राजा सरकार या राजा राम। दूसरा वचन हम आपके साथ पैदल चलेंगे। आखिरी वचन एक बार मैं यहाँ बैठ गया मैं वहाँ से कभी नहीं उठूँगा। तो महारानी बोली हमें आपके सारे वचन मंजूर हैं, आप हमारे साथ ओरछा के लिए चलें। हिस्ट्री कहती है जैसे महारानी एग्री करती है, भगवान श्री राम सजीव रूप से मूर्ति रूप में आ जाते हैं। उन्हीं मूर्ति को लेकर के जब वो अयोध्या से ओरछा आती हैं तो भगवान श्री राम यहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि मैं तुम्हारी महारानी के साथ ओरछा के लिए आ रहा हूँ। राजा पूरी रात नहीं सोते, सुबह जल्दी उठते हैं, अपना पूरा दरबार बुलाते हैं, राजगुरु पुरोहित सब उसमें इन्वाइट करते हैं और ऐसे सपने की बात करते हैं। राजगुरु बोले धन्य वो महारानी राजा जिन्हें भगवान श्री राम के साथ साथ दर्शन हुए हैं, अरे आपको तो सपना मात्र आया है, उनको तो प्राप्त हो गए। ये हम लोग राजा के बेडरूम में आ चुके हैं। यहाँ जो पेंटिंग का सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं ये सब पेंटिंग में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। ये आपकी जानकारी में है, विष्णु भगवान के 10 अवतार होने थे और 9 अवतार उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। 10वें अवतार का हम वेट करना है जिन्हें कल्कि के रूप में आना है उत्तर प्रदेश के संभल में। जगह सुनिश्चित है, समय सुनिश्चित नहीं है। तो यहाँ जो विष्णु भगवान का पहला अवतार था वो था मछली के रूप में, इन्हें बोलते हैं मत्स्य अवतार के रूप में कच्छप अवतार। तीसरा था वराह, चौथे थे नरसिंह भगवान, 5वां था वामन अवतार, एक छोटा सा रूप लेकर के आए थे, छाते के नीचे खड़े हैं। 6वें थे परशुराम जिनके हाथ में फरसा आप देख पा रहे हैं। 7वें थे श्री राम जो अपनी सीता जी के साथ वहाँ बैठे हैं भगवान। और 9वें थे बुद्ध भगवान। सो डू यू नो बुद्ध भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार थे, ये सत्य है। और 10वें आएंगे कल्कि के रूप में, इनके आते ही कलयुग जाएगा एंड सतयुग आएगा। तो सतयुग में सच्चे लोग रहेंगे, सो हम और आप सतयुग में फिर से मिलेंगे। ये यहाँ पर खुफिया रास्ता हुआ करता था, ये इसीलिए बनाया गया था कि राजा के ऊपर कोई अटैक कर देगा, राजा वहाँ से भाग जाएंगे। ये खुफिया रास्ते नदी किनारे में खुलते थे क्योंकि वहाँ पर उनकी नाव बोट तैयार रहते थे। यहाँ गणेश भगवान की पेंटिंग है। महाराजा के 6 रानियाँ थी, 3 इस तरफ खड़ी हैं और 3 इस तरफ खड़ी हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर पेंटिंग देखी जाती है। इस पेंटिंग को देखें आप, इस पेंटिंग के अंदर 12 महिलाएँ बनी हैं। इस बात को बताती हैं कि 12 महिलाओं की ताकत एक हाथी के बराबर होती है। और मतलब कि 12 महिला कौन सी हैं? 6 तो रानियाँ हैं और 6 की दासियाँ हैं। 6 और 6 12 को हाथी के अंदर मिलाया, एक और संदेश दिया, नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। पहला टैंक ठंडे पानी के लिए था। दूसरा टैंक यहाँ देखेंगे आप, एक कढ़ाई लगी हुई है, इससे वो लकड़ी डाल के आग लगाते थे, तो यहाँ बस जो है पानी गर्म होता था। तीसरा टैंक इनका मिक्स वाटर के लिए था। ये जो जगह हम देख पा रहे हैं यहाँ रानियाँ नहाती थी और इसके अंदर उनका श्रृंगार कक्ष था, इसको हम ड्रेसिंग रूम या चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं। उस ज़माने में इन आलों में लैंप रखते थे वो लोग, और जहाँ वो लैंप रखते थे उसके पीछे दर्पण होता था, जिससे रिफ्लेक्शन से ढेर सारा प्रकाश बाहर की तरफ आता था। ड्रेनेज को लेकर बात करें, 1 इंच भी पानी जमा नहीं होता था। यहाँ से पूरा पानी इसके रिसाइकिल के लिए बगीचे में जाता था, गार्डन में, ताकि पानी का वेस्टेज नहीं होगा। ये इनका स्नान गृह था। हम चलेंगे इनके टॉयलेट देखने के लिए। 500 साल पुराने ये टॉयलेट आप लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से महलों के अंदर ही टॉयलेट बनाए जाते थे। यहाँ जो सिस्टम था वो काफ़ी गहरा टॉयलेट जाता था, स्टूल होता था और नीचे काफ़ी गहरा है, उसकी बदबू ऊपर तक नहीं आएगी और नीचे साफ करने वाले लोग ऐसे आते थे। इस प्रकार से जो है इस पर टॉयलेट बनाया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको धूली घाट नजर आएगा, जहाँ भी कपड़े वगैरह धोते थे आने के लिए। यहाँ के कपड़े वगैरह धुला करते थे उस जमाने में। ये हो गया ऊपर। अच्छा, ये था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो कि उस ज़माने में हर हिंदुस्तान के महलों में देखा जाता है। उस ज़माने के लोग हमसे ज़्यादा होशियार थे, वो हर व्यवस्थाओं को रखते थे कैसे पानी को कदर करना है। ये जो हुक्स आप देख रहे हैं ज़मीन पर लगे हुए, ये उस ज़माने के असली हुक्स हैं और यहाँ वो टेंट लगाने का काम करते थे उस ज़माने में, ताकि जब बरसात हो या बहुत धूप हो यहाँ पर वो छाया रह सकेगी। तो महल में आता है, इसका नाम है जहांगीर महल।
मेरे लेफ्ट हैंड में जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये है शीश महल। शीश महल आज होटल में कन्वर्ट हो चुका है। उन दोनों में ये राजाओं के मेहमानों के रुकने की जगह थी। आज हमारे मेहमान आके रुक सकते हैं इसमें। मध्य प्रदेश टूरिज्म इसको रन कर रहा है। ये बहुत ही सुंदर होटल हमारे ओडिशा का आपको देखने को मिल रहा है। इसमें खाली 8 रूम्स हैं, इंक्लूड महाराजा और महारानी स्वीट। हम जहांगीर पैलेस पर पढ़ते हैं। इस महल में काफ़ी चहल पहल रहती है। ये ओरछा का सबसे सुंदर महल है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। ये देश विदेश से लोग आते हैं, वो जहांगीर पैलेस के दीदार के लिए आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ओरछा हिंदू राजाओं की राजधानी थी, ये जहांगीर का महल क्यों और कैसे बना है। हम जहाँ तक जहांगीर की बात करते हैं तो ये चौथे नंबर के मुग़ल बादशाह हमारे भारत के हुआ करते थे। और एक बार सलीम जहांगीर जब अपने पिता से लड़के भागे तब यहाँ के राजा ने उनकी हेल्प करने का विचार किया था। नाम था वीर सिंह देव। इन्होंने हेल्प की और अब्बुल फजल जो है पकड़ने के लिए निकले थे, अब्बुल फजल को मारा था ग्वालियर के पास, जहाँ उसका सर कलम किया था, इसको पेट चीर दिया था। इससे उसकी आंतें वहाँ बिखर गई। उस जगह को आज हम आंतरी के नाम से जानते हैं। ये ग्वालियर से पहले है। और सर कलम करके जहांगीर के सामने पेश कर दिया। जहांगीर ने अपने दुश्मन के कटे हुए सर को देखा तो यहाँ के राजा को हृदय से लगा लिया। कहा, आपने मेरे प्राणों को बचाया है, नहीं तो यह व्यक्ति निकला ही मुझे मारने के लिए था। और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। यहाँ अब्बुल फजल मारा गया की चर्चा अकबर के कानों में जाती है। अकबर हताश और निराश हो जाते हैं। उन्होंने अगला निर्णय लिया अपने बेटे जहांगीर को माफ़ी देने का। तो सलीम जहांगीर को माफ़ी मिल जाती है। जहांगीर के माफ़ी मिलते ही ठीक 6 महीने बाद अकबर बादशाह भी चल बसे। और अकबर के मरने के बाद जो भारत के अगले बादशाह थे वो सलीम जहांगीर बने। जहांगीर के बादशाह बनते ही यहाँ के राजा ने इस भव्य और खूबसूरत महल का निर्माण कराया और जहांगीर को यहाँ पर इन्वाइट किया एक रॉयल गेस्ट की तरह। तो सलीम जहांगीर जब यहाँ पर आते हैं तो ये पूरा महल को गिफ्ट कर देते हैं। इसलिए इस महल का नाम पड़ा जहांगीर महल। और कहते हैं जहांगीर एक रात के लिए आए थे और यहाँ से जाने के बाद जहांगीर वापस नहीं आए। जहांगीर के जाने के बाद से महल खाली है, क्योंकि हमारे किसी भी हिंदू राजा ने इस महल को अपनी यूज में नहीं लिया, क्योंकि अपने हिंदू कल्चर में एक शान है, दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग आपके सामने है। इसमें 236 कमरे देखने को मिलते हैं। 100 कमरे तो खाली इसके बेसमेंट में उसकी आर्मी के लिए थे और 3 स्टोरी इसके ऊपर की ओर बनाए गए, यहाँ पर 136 कमरे देखने को मिलते हैं। इसके मध्य भाग में स्विमिंग पूल बनाया गया था और उसके चारों कोने में जो टैंक्स आप देख रहे हैं इसमें फूल पत्तियाँ भरे जाते थे, ताकि यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। ये महल अपने आर्किटेक्चर को लेके बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्चर का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। हम गुंबदों की बात करते हैं तो डोम्स ऑलवेज मुग़ल, और डोम्स के ऊपर आपको नज़र आता है कमल का फूल, जो कि अपना हिंदू आर्किटेक्चर की निशानी। यहाँ पर स्टेचू ऑफ एलिफेंट जितना भी आप देख पा रहे हैं तो की निशानी में आता है। इसके ऊपर वो ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न देखा जा रहा है ये मुग़ल आर्किटेक्चर की निशानी में आता है। मुग़ल आर्किटेक्चर का, क्योंकि इस महल को बांधा हमारे लोकल राजा ने था जो हिंदू थे, फोर्ट जहांगीर जो कि मुग़ल बादशाह थे। अब जिस गेट से हम लोग यहाँ प्रवेश लिए थे वो इस पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट नहीं था। इस महल का जो मुख्य द्वार है ये खुलता है पूरब दिशा की ओर। हम जहाँ ले चल के आपको दिखाएंगे हमारे ओरछा की प्राकृतिक सुंदरता, जो कि आज हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। वहाँ की बनी हुई सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे, फिर आप लोग क्या फ्री हो जाएंगे। फिर आपकी इच्छा इस महल के ऊपर जाने की है तो आप वहाँ पर पूरा ग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं। इस महल में काफ़ी प्री वेडिंग शूट्स वगैरह चलते रहते हैं सर, बहुत चलते हैं। अभी ऊपर चल ही रहा है जी, और 3-4 चल रहे होंगे सर, एक नहीं 3-4 कम से कम। और मूवीज़ वगैरह की शूटिंग भी यस यहाँ सर, पे यहाँ भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी सर अभी। हाँ। और जहाँ उसका वो तबेला में उसका वो गरीबों का महल बताया गया है, शाही गाय उसकी बनी थी, यहाँ से दिखेगा अभी आपको सर। ये वही महल है जिसमें भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी। हाँ, वो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस महल का मुख्य द्वार पे हम आ चुके हैं जहांगीर पैलेस के। उस ज़माने में लोग बाग यहाँ से आते थे। जब यहाँ से आते थे तो हमें यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलते हैं जो अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ एनिमल से बनाए गए थे। सपोज कि कोई यहाँ पर हाथी की सवारी करके आ रहा है तो वहाँ से तो उसका हाथी यहाँ साइड में खड़ा हो जाएगा, वो लोग यहाँ उतरेंगे। यदि कोई ऊँट से आ रहा है तो ऊँट पर चढ़ने उतरने के लिए था। यदि कोई घोड़े से आ रहा है तो तीसरा वाला घोड़े के लिए था। इस प्रकार से प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। और जैसे इनके रॉयल गेस्ट यहाँ से प्रवेश करेंगे तो इस महल का ये मुख्य द्वार है। इसके ऊपर की 2 जो बालकनी है ये बताती हैं कि इसमें नगर वधू खड़े होने के लिए जगह थी कि इनके साथ वहाँ से करेंगे।
2 हाथियों की जोड़ी है, एक हाथी सूंड में घंटी लिए है, दूसरा फूलों का हार। ये अपने भारत में स्वागत की निशानी बताता तबेला, ऊँट खाना बोलते हैं इसको, लेकिन भूल भुलैया 3 में ये गरीबों का महल बताया गया था। यहीं पे भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी। ये पानी का टैंक हुआ करता था। सामने कुछ प्राचीन मंदिरों को आप देख पा रहे हैं। इन मंदिरों के अंदर पूजा नहीं होती है, हम लोग बाहर से ही जानकारी में ला सकते हैं। कैसे? इनके ऊपर कोई ध्वजा नहीं है। तो जिन मंदिरों के अंदर पूजा होती है उनके ऊपर ध्वजा का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो खाली हैं तो उनकी ध्वजा हटा दी जाती है। पीछे एक बेतवा नदी आपको चलती हुई नजर आ रही है। जानकारी में ला सकते हैं कि ये पूरा फोर्ट जो है एक आइलैंड का पार्ट है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। इस पैलेस का निर्माण एक सुंदर डांसर के लिए किया गया था। इसका नाम था राय प्रवीण की प्रेमिका थी। नीचे की तरफ देखते हैं आप यहाँ तो सामने घना जंगल आपको नजर आता है, जो उस जमाने में टाइगर्स को लेके बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन आज इसके अंदर कोई टाइगर्स नहीं है। पीछे विंध्याचल पर्वतों की श्रृंखला आपको नज़र आ रही है। राजस्थान में अरावली है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल है, और यहाँ थोड़ा और नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपको प्राचीन घरों की श्रृंखलाएँ नज़र आएंगी। ये जो प्राचीन घर आप देख पा रहे हैं उस ज़माने में संत प्रशासन चलाने में जो हेल्प करते थे और आप जानते हैं कि बुंदेलखंड की कैपिटल थी, कैपिटल से ही पूरे प्रदेश का कारभार चलता था। तो उनके जो लोग होते थे, उनके सेना के अधिकारी हैं, उनके आर्किटेक्ट हैं, उनके एडवाइज़र हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो सारे लोग इस जगह पर रहते थे। जो प्राचीन कोठियाँ हम नीचे देख रहे हैं आज खंडों में तब्दील वो हो चुकी हैं।